सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन। और ये दिन नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और अगर बात करें इस दिन को मनाने की शुरुआत किसने की थी, तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने पहली बार साल 2011 में इसको मनाने की शुरुआत की थी। तो इस साल आप देख सकते हो ये हम 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। अच्छा, थीम भी है। थीम क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप लोग कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर आप लोग करेंगे। अच्छा, इसी मौके पर अभी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव आयोग की कॉफी टेबल बुक है जिसका नाम है इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी पहली प्रति, इसकी पहली यूनिट भी उनको भेंट की गई, जिसमें 18वीं लोकसभा चुनाव की यात्रा का वर्णन है। कॉफी टेबल बुक क्या होती है? जिसमें चित्र होते हैं, लिखा हुआ बहुत कम होता है। अच्छा, ये 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसमें से ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले हम चुनाव आयोग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सब उसी के लिए हो रहा है। तो सारे स्टैटिक पॉइंट में बताऊंगा चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन के। तो स्थापना हमने कहा 25 जनवरी 1950 को होती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के। अच्छा, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहे? सुकुमार सेन। महिलाओं में पूछेंगे, पहली महिला कौन रही? वीएस रमा देवी। चुनाव आयोग ने, आपको याद होगा, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बनाया था। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? तो 15वां। और अनुच्छेद में बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग सदस्यों की शक्तियों और कार्य आदि से संबंधित है। और वैसे आपको याद हो तो पिछले साल इसके 2 नए चुनाव आयुक्त भी बने थे, इलेक्शन कमिश्नर। उनके नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, वो भी याद रखना। अब देखो, जो 2-3 प्रश्न यहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो अभी मैंने आपसे पूछा वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 326। और ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए जो एक व्यक्ति की आयु है, एज है, उसको 21 से घटा के 18 कर दिया गया था? तो याद रखना 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। और कब किया गया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1989 में। और अगर पूछो ये आयु 21 से लेके 18 कर दी गई, ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो आंसर होगा राजीव गांधी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता से संबंधित, वोटिंग से संबंधित, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। वैसे 25 जनवरी को एक और दिवस होता है। कौन सा दिवस? नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को होता है। और साथ में याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में, मैड्रिड स्पेन में आपको मिलेगा। अब ये डे वाला प्रश्न था। चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया, 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्र पक्षी दिवस, और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। और 6 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, 8 जनवरी अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे, सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया इस बार हमने 16 जनवरी को, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जनवरी के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025 की, जिसका आयोजन अभी 20 जनवरी 2025 को किया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया किसने? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या था?
भारत के आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली गंभीर स्वास्थ्य और कल्याण चुनौतियों का समाधान करना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जनजातीय से बनने वाले और क्या क्या प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े और क्या स्टैटिक बन सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। एक तो सिंपल सा प्रश्न बन जाएगा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये कब शुरू हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इसको लॉन्च किया गया था। और आपको ये भी बता दूं, इस योजना को शुरुआत में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के नाम से जानते थे, बाद में नाम बदल करके धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इसका नाम कर दिया था। तो एक प्रश्न तो ये भी बन गया। और इसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में बुनियादी सुविधाओं को हासिल करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। एक आप जानते हो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। तो उनकी जयंती को ही यानी कि 15 नवंबर 2023 को ही झारखंड में खूंटी से प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की थी। पूरा नाम बोलोगे, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये भी याद रखना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों यानी कि पीटीजी, इंग्लिश में बोलोगे तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, इनको अलग श्रेणी के रूप में इन्होंने बनाया था डेबर आयोग ने, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। लेकिन फिर 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था, जिसे अब आप पीवीटीजी ग्रुप करते रहते हो। उसका मतलब होता है विशेष समूह, अंग्रेजी में बोलोगे तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो कौन सा आयोग था वो नाम याद रखना, डेबर आयोग। और वो कब की बात है? 1973 की। अच्छा, और डीप में अगर एग्जामिनर जाना चाहेगा तो वो ये और पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये पीवीटीजी ग्रुप बना था, या पीटीजी ग्रुप बोल दो। तो याद रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी? 1969 से 1974 तक। ये मैं डीप वाला प्रश्न आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद हो, अगर आप हमारी PYQ सीरीज अटेंड करते होंगे जहां पे हम करंट अफेयर से जुड़े हुए स्टैटिक प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको वहां पे लेकर के आता हूं, करवाता हूं सॉल्व। तो वहां पे इस तरह का एक प्रश्न हमने देखा था, कोई योजना थी और उस योजना का उन्होंने ये नहीं पूछा कब शुरू हुई थी, ये पूछ लिया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान वो लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी। तो बड़ा डीप में अच्छा प्रश्न पूछा था, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, ध्यान रखें आप। वैसे अभी भारत में टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजी ये ग्रुप्स अगर बात करें तो वो 75 हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में मिलेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? उड़ीसा में। जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना था केरल का वायनाड। मोदी जी ने कहाँ पर सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब वैसे ये प्रश्न हमारा सम्मेलन से संबंधित था, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन। तो कुछ और सम्मेलन इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़े वो आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। आपको 2025 के जो इंपॉर्टेंट समिट्स हमने पढ़े वो रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये फरवरी में होगा, अभी भारत में होगा, नई दिल्ली में, पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अभी हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में होगा नई दिल्ली में, जिसका आदर्श वाक्य है गाँव बढ़े तो देश बढ़े। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 में होगा भारत में। अभी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 हुआ नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और अभी 8वां इंडस फूड 2025 हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी अभी फरवरी में होगा बेंगलुरु में। 3रा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन ये 2025 में हुआ कोणार्क उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 ये हुआ गुजरात के गांधीनगर में। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, वैसे पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, ये डिटेल्ड PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। इसका कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि वीडियो लेंदी जा रहा है या बहुत सारा मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इतना आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं इस तरह से कि इतना सारा एक बार में मत पढ़ाया करो, याद नहीं रहेगा। तो याद नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में कैसे जाओगे आप? वहाँ तो आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सब एक साथ पढ़ के जाने। ये तो मैं आपको करंट ही बता रहा हूँ। कोई 8वीं 9वीं 10वीं का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हो कि साइंस का अलग दिन होगा, मैथ्स का अलग दिन होगा।
तो ऐसी बच्चों वाली बातें मत करा करो, बड़े हो जाओ अब। और फिर भी ठीक है, अगर आपको छोटा वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए छोटा वीडियो भी बनाता हूँ। छोटा वीडियो कैसे हो जाएगा, उसमें मैं रिवीजन वाला पार्ट हटा देता हूँ, केवल करंट अफेयर्स, शुद्ध करंट अफेयर्स ही उसमें रहता है, बिल्कुल रिवीजन नहीं होता, और वो वीडियो 11-12 मिनट का बन जाता है आपको। तो आप 11-12 मिनट का करंट अफेयर्स का वीडियो होता है, उसके बाद का जितना भी पार्ट है वो सारा आपका रिवीजन के लिए है। इसमें मैं आपका चीज़ों को लिंक करा के रिवाइज कराता हूँ, पूरा साल भर का, पीछे का 6 महीने का लिंक्ड करके सारी चीज़ें रिवाइज कराता हूँ। प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए वो सब आपको बताता हूँ, ये सब इसी के अंदर आता है। तो छोटा वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे उसका भी लिंक मिल जाएगा, या अपने होम सेक्शन पे जाएंगे तो करंटास्त्र करके एक चैनल बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, वहाँ पे वो छोटे वीडियोस डालता हूँ। तो इससे सब स्टूडेंट्स का समाधान हो गया। जो हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिनको छोटे में जाना है छोटे में जा सकते हैं। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2030। एक्चुअली में अभी जीआई टैग समागम 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में, अभी 22 जनवरी 2025 को ही। और इसका आयोजन किया इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने, जो कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसकी थीम क्या रही? थीम भी है विरासत का संरक्षण, नवाचार को बढ़ावा देना, हमारा उद्देश्य संस्कृति, वाणिज्य और नवाचार को जोड़ना है। थीम मत याद रखना, नहीं पूछेंगे, बता दिया मैंने फिर भी। और यहीं पे हमारे जो वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं, कौन? पीयूष गोयल, उन्होंने ही घोषणा की है कि भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। मतलब 2030 तक हमारे पास 10,000 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल जाने चाहिए। अभी तक की बात करें, हमारे पास कितने उत्पादों को जीआई टैग है, हमारे कितने उत्पादों के पास जीआई टैग है? तो 605 आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न याद रखना है, कब का टारगेट है? 2030 तक का। कितने करने हैं? 10,000। जीआई टैग की बात करें, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया 2004-5 में। किसे? दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। जीआई टैग ये किसी ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिनमें किसी निश्चित क्षेत्र से जुड़ी कोई विशिष्ट विशेषताएं होती है। अच्छा, किसी अगर प्रोडक्ट को मैंने जीआई टैग दे दिया तो कितने साल के लिए वो वैलिड रहेगा? तो याद रखेंगे 10 साल के लिए। और अगर मैं पूछूं भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। और भारत में जीआई टैग जो है मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि कृषि की जो वस्तुएं होती हैं उनको दिया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं को दिया जाता है, और हस्तशिल्प या औद्योगिक सामानों को दिया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अभी अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल को भी जीआई टैग मिला था। तो ध्यान रखना ये सब पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के नाम पोंग में आयोजित पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षेत्र की समृद्ध विरासत और उसके ऐतिहासिक महत्व का एक जीवंत उत्सव है, अभी ये मनाया गया। इसके अलावा इस बार अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, उन्होंने क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेषों को बहाल करके पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी जोर दिया। तो सिंपल सा याद रखो आप तो एक लाइन में, ये पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ से और क्या प्रश्न बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, ये पांगसो पास या पांगसो दर्रा है, इसे पान सोंग दर्रा भी कहते हैं। पांगसो या पान सोंग, कुछ भी बोल दो। ये भारत म्यांमार सीमा पर 3727 फीट की ऊंचाई पर या 1136 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसका नाम म्यांमार में एक गांव है जिसका नाम है पंगसो, उसी के नाम पे इस दर्रे का नाम रखा गया है, क्योंकि इस दर्रे से इस पास से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बताता हूँ एग्जाम में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न 2 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। वो कौन से एग्जाम्स थे वो मैं आपको PYQ वाली सीरीज में लेकर के आऊंगा, जब आपको पता लगेगा। तो प्रश्न देखो, पांगसो दर्रा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश को किस देश से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि इसका नाम म्यांमार के गांव के नाम पे रखा है। मैंने अभी पॉइंट बताया ना आपको, तो उससे उत्तर आपको पता चल गया होगा। इसी तरह से ये 2-3 दर्रे और लिखे हैं मैंने, स्टैटिक पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी 2-3 दर्रे हैं
इनको भी याद रखना। अब बात वैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की है, तो ले चलते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो गई, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर हो गए केटी परनायक। उसके अलावा बोमडिला दर्रा मिलेगा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाप दर्रा, दर्रा मतलब माउंटेन पास। यहाँ पे आपको नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। यहाँ का राज के पशु मिथुन है, गयाल है, पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, फूल है द्रौपदी माला, वृक्ष है होलांग। उसके अलावा यहीं पे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू होती है। देश का पहला फिश म्यूजियम आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पे रखा था। अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली केसर हिंद बनाई गई। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना था। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पामचन में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल भी बनाया गया। परशुराम कुंड मेला यहाँ पे लगता है। और अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और इसके अलावा कुछ और स्टैटिक बनेंगे यहाँ से, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और देश का सबसे पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछे तो यहीं पे आपको मिलेगा, जिसका नाम है किबिथू। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज। और इसे उगते सूर्य की भूमि या भौर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस पे भी प्रश्न आता है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है तो दुनिया का सबसे बड़ा मठ ये पोटाला पैलेस तिब्बत में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से भी हमने स्टैटिक देख लिए सब। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ये किस वर्ष मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल ये लॉन्च करेगा, तो सही उत्तर होगा 2025 में ही। तो अभी हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि भारत 2025 में डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी ये 500 मीटर की गहराई तक जाएगी। इस साल तो 500 मीटर जाएगी और अगले साल हम इसे 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। इस पनडुब्बी का नाम आप जानते हो, मत्स्य 6000 है। 6000 मतलब 6000 मीटर तक ये जाएगी, इसलिए 6000 बोला है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना। और समुद्र के नीचे ये भारत का पहला मिशन है। इसमें 3 लोग बैठ करके जाएंगे नीचे। देखो डीप ओशन मिशन की बात करें ना, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको जून 2021 में लॉन्च किया था। कहाँ से? चेन्नई से लॉन्च किया था। और समुद्रयान जो समुद्रयान मिशन है वो इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। और उसी के अंतर्गत ये मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है उसको समुद्र में भेजा जाएगा। अच्छा, ये पनडुब्बी जो नाम दिया हमने मत्स्य 6000, ये काई से बनी हुई है? टाइटेनियम से बनी हुई है, जिसका डायमीटर व्यास है 2.1 मीटर का। और कहाँ बनाया गया ये पूछ ले तो चेन्नई में जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उसी ने इसको बनाया है। ये ध्यान रखना। आपको याद होगा इसी तरह से कुछ अरबपति लोग एक पनडुब्बी में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नीचे गए थे समुद्र के नीचे, और उनकी पनडुब्बी कोलैप्स हो गई थी, पिचक गई थी, तो सारे लोग मारे गए थे। तो उस पनडुब्बी का नाम मैंने आपको कई बार बताया है और वो एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या नाम है उसका? टाइटन उसका नाम है। तो याद रखना ये भारत का पहला मानव युक्त अंडर वाटर मिशन है। अच्छा, इसी का उल्टा, इसमें तो हम समुद्र के अंदर जा रहे हैं और एक हमारा मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भी है जिसमें हम ऊपर जाएंगे, धरती के ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में। तो वो जो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है उसका नाम क्या है? गगनयान है। उसमें भी वैसे हम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ही ऊपर भेजेंगे, लेकिन अभी 4 हमने सेलेक्ट किए हैं जिन्हें हम रशिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनके 4 के नाम मैं आपको एक बार बता दूं। और मुझे ऐसा लगता है किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि इनका नाम पूछा गया था। मैं कंफर्म नहीं हूं, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा, क्या किसी एग्जाम में इनके नाम से संबंधित कोई प्रश्न आया था क्या? तो उसमें 3 ग्रुप कैप्टन है, पहले उनके नाम देख लो। प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, और एक विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। रशिया में ट्रेनिंग दी जा रही है इनको। और गगनयान मिशन में इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों के पहले हमने एक रोबोट भी भेजा है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि एक महिला है, उसका नाम व्योमित्र है। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इससे संबंधित, समुद्र के नीचे जाने से संबंधित और अंतरिक्ष में जाने से संबंधित दोनों हमारे जो पहले मानव युक्त मिशन है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना।
अब किसी भी तरह का इसमें से प्रश्न बन जाएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया, या मैं इसे बोल दूं कि ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन के रूप में घोषित किया? तो सही उत्तर होगा 2025 को। तो याद रखेंगे आप कि यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। और साथ में ये भी बताया कि अब से हर साल 21 मार्च को ग्लोबल ग्लेशियर डे के रूप में मनाया जाएगा। तो यहां से देखो एक और प्रश्न बन गया, ग्लोबल ग्लेशियर डे ये कब मनाएंगे? 21 मार्च को। पहली बार अभी 2025 को ही हम इसे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये जो दिवस हम मनाएंगे, ये दिन ग्लेशियरों के महत्व और उनके पिघलने के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, लगभग 2% पृथ्वी का जल ग्लेशियरों के रूप में संचित है। अब यहां से इसी से मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अभी हमने पढ़ा था AICTE ने अभी 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। कई बार एग्जाम में आया था ये प्रश्न। अभी रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया। और भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष, या यूं कह दूं संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। और आज हमने देखा यूनाइटेड नेशन ने अब 2025 को ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाले सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए। इनको ध्यान रखना, इस तरह का जब भी प्रश्न आता है मैं आपको बार बार चीजों को रिवाइज करवाता हूँ। और अपने सेशन की स्पेशलिटी क्या है, जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित करंट अफेयर्स पिछले 1 साल या पिछले 6 महीने के आपको एक साथ में आपको रिवाइज कराता हूँ। रैंडमली कुछ भी रिवाइज नहीं कराता, जैसे कई जगह कराया जाता है। जैसे अवार्ड का प्रश्न आ गया तो वहां पे मैं अपॉइंटमेंट भी रिवाइज करा दूंगा, निधन भी रिवाइज करा दूंगा, कुछ और भी रिवाइज करा दूंगा। वो करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं उसी से संबंधित चीजें आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग जिस क्वेश्चन को पढ़ रहा है वो अभी आपके दिमाग में चल रहा है। तो उसी से संबंधित अगर मैं प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा तो आपका दिमाग जल्दी से लिंक कर पाएगा चीजों को, और उसको इंटरेस्ट आएगा इस तरह से पढ़ने में। तो आपके लिए भी आसानी रहेगी, आपको भी मजा आएगा। बस इसमें मेरी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके फायदे के लिए मेहनत भी कर रहा हूं मैं, टाइम भी लगा रहा हूं। बस अंतर है तो इस बात का कि मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने सेशन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने व्यूज नहीं बढ़ पा रहे हैं। जितने लोग देखते हैं उसका 50% भी 30% भी वीडियोस पे लाइक नहीं आते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज इस कंटेंट को सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, 12-12 घंटे के ऊपर लग जाते हैं कंप्लीट एक सेशन में ही। कारण इसका ये भी है कि यहाँ पे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आपके क्वेश्चन ढूंढने से संबंधित, PPT बनाने से संबंधित, रिकॉर्ड करना है, सब कुछ। इसलिए समय भी ऑब्वियसली बातें ज्यादा लगता है, लेकिन चाहे कितना ही समय लग जाए, मैं एक एक पॉइंट, एक एक शब्द बिल्कुल ईमानदारी के साथ और दिल से तैयार करता हूं आपके लिए। जैसे एक छोटे भाई एक छोटी बहन के लिए तैयार कर रहा हूं, किसी अपने के लिए तैयार कर रहा हूं। आपको अपना मानूंगा तभी एक बेहतरीन सेशन में डिजाइन कर पाऊंगा, वरना मैं भी दूसरों की तरह कुछ भी रिवाइज करा दूं। लेकिन शायद अभी तक आप लोग मुझे अपना नहीं मान रहे हो, इस कंटेंट को अपना नहीं मान रहे हो, इस चैनल को अपना नहीं मान रहे हो। तो रिक्वेस्ट है, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अगर एक बार उनसे आप पर्सनली बोलें दोस्तों से कि एक बार सेशन को विजिट जरूर करें, तो हो सकता है वो विजिट करें। क्योंकि आजकल सबके पास बहुत सारे स्टडी लिंक जाते हैं, तो कोई देखता नहीं है कि हाँ आए होंगे। तो अगर आप पर्सनली बोलेंगे तो शायद वो देख लें एक बार। बाकी मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। चलो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, इसका नाम है बोई मेला, ये कहाँ पे अभी शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा कोलकाता में। तो अभी 48वां नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला बुक फेयर 2025, जिसे बोई मेला नाम से जानते हैं, ये अभी 28 जनवरी को शुरू हो रहा है। 9 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। कहाँ पे? कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में। इसका आयोजन कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
और इसमें थीम कंट्री इस बार कौन रहने वाली है, तो जर्मनी थीम कंट्री होगी। जब से इसकी शुरुआत हुई है ना, उसमें पहली बार जर्मनी थीम कंट्री होगा, तो ये भी याद रखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा और आप कह सकते हो गैर व्यापारिक पुस्तक मेला है और इंडिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला और सबसे अधिक लोगों के द्वारा भाग लिया जाने वाला ये एक पुस्तक मेला है, बुक फेयर है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। इसके अलावा एक और पॉइंट आप ऐड कर लो कि 2025 में स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में जो एक इंटरनेशनल बुक फेयर होगा, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, उसमें भारत थीम कंट्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोलकाता की बात हुई है तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, याद दिलाता हूँ कि कोलकाता अभी कब कब न्यूज में था। एक तो याद होगा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता मेट्रो है। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, ये तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। अगर दुनिया में पूछे, दुनिया में पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पे चली थी? लंदन में चली थी। और किस नदी के नीचे? थेम्स नदी के नीचे। भाई लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे, तो ये भी ध्यान रखना। और कोलकाता मेट्रो 2010 में इसको भारतीय रेलवे का 17वां रेलवे जोन भी बनाया गया था। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। 1778 में अंग्रेजों ने भारत में कहां पर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की? कलकत्ता आंसर होगा। और अगर पूछें, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था भारत में, उसका नाम क्या है? बंगाल गैजेट। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। कब आया था? 1780 में। किसके द्वारा लाया गया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो सही उत्तर होगा माइकल मार्टिन। तो याद रखेंगे, माइकल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए अभी आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उनकी पार्टी का नाम है फियाना फेल। अब बात यहाँ पे आयरलैंड की है, तो पहले मैं आपको आयरलैंड ले चलता हूँ, फिर इसी तरह के मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कराऊंगा जहाँ पे अभी किसी भी देश में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने, वो वाले प्रश्न। पहले मैं आपको ले चलता हूँ आयरलैंड। ये रहा मैप में आयरलैंड। कैपिटल इसकी डबलिन होती है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इसके माइकल डी हिगिंस हैं और अब प्रधानमंत्री बन गए माइकल मार्टिन। तो देखो, अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे अभी घाना देश के राष्ट्रपति बने थे जॉन महामा, लेबनान देश में नए राष्ट्रपति बने जोसेफ ऑन, क्रोएशिया के प्रेसिडेंट बने जोरान मिलनोविक, बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट मसातो कांडा, वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कुआंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो अभी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्य और श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके बने थे। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे, अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? तो आंसर होगा संजय। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से संजय नाम से एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को, यानी कि बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका नाम संजय है। तो संजय क्या है? आप कहोगे एक एडवांस ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसरों से प्राप्त इनपुट जो डेटा होगा उसको एकीकृत करेगा, इंटीग्रेट करेगा और उस डेटा की मदद से एक सामान्य निगरानी चित्र तैयार करेगा। जिससे क्या फायदा होगा? जिससे युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करने में आसानी होगी। घुसपैठ को रोका जा सकेगा बड़े आसानी से। तो इसका नाम याद रखेंगे, संजय इसका नाम है। क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, जिसको लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बात करें इसको बनाया किसने ने? भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर के इसको तैयार किया। लागत आई बनाने में 2402 करोड़ रुपए। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, रक्षा मंत्री जी ने ही अभी युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और रक्षा मंत्रालय ने ही अभी 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दिया, ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, कल हमारी PYQ वाली सीरीज नहीं हो पाई थी, जो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मॉर्निंग में 7 बजे लाने की। जितना मुझसे होगा मैं इसी टाइम पे रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। कोई वादा नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है, मेरे को टाइम मिला ना मिला, और उस सीरीज को मिलने वाले रेस्पॉन्स से भी ऑब्वियसली बातें डिपेंड करता है। तो आज सीरीज आ रही है, वो मतलब उसका नवा वाला पार्ट आ जा रहा है। 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें करते हैं, जिनको नहीं पता वो बता दूं। ज़्यादा उसमें अभी मैं बात नहीं करूंगा, आप वो वीडियो जा करके देख लिए, वहाँ मैंने समझा रखा है कि उसमें करते क्या है। वो सबसे बेस्ट वीडियो होगा आपका
अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक प्रश्न आते हैं और स्टैटिक आप तैयार करना चाहते हैं, किस तरह से कैसे तैयार करें, वो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। उसी कंसेप्ट पे वो क्लास में आपकी डेली लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक डेली नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है वो डेली आपको मिल जाए। तो आज उसका नवा पार्ट आ रहा है, तो वो आप जरूर देखिएगा। और पसंद आता है, अच्छा लगता है तो पीछे के जो भी 8 पार्ट हमने कर लिए वो भी आप कवर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है उसकी, है ना, उसमें एक भी क्लास मिस मत करना। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे, और वो बाकी क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल ही जाएगा उस क्लास को लोगे तो। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। पीडी मतलब हो गया फिजिकल डिसेबिलिटी। तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने अभी पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में इंग्लैंड को 79 रनों से हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। कहाँ पे खेला गया था? श्रीलंका में। आयोजन किया डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ने। इसकी बात कर ले तो इसकी स्थापना 2020 में ही हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसमें 4 देश की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान ने। भारत ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा करके। इसी तरह से आपको याद आएगा अभी दिसंबर में ही ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 भी हुआ था। वो पाकिस्तान में हुआ था। पहली बार उसको पाकिस्तान ने जीता बांग्लादेश को हरा करके, तो वो भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं क्रिक एग्जाम चैनल पे, तो अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ट्रिकी वीडियोस हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ट्रिकी वीडियो हो गए, अभी जो नए कैबिनेट मंत्री बने थे उनके ट्रिकी वीडियोस हो गए। इन पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपके 2-3 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन को सपोर्ट जरूर कीजिएगा शेयर करके। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी राष्ट्र बालिका दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। फिर हमने देखा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। और 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप होगा भारत में। किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? BSF। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है किसने? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, नाम क्या है? शून्य। और किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। कवचम को लॉन्च किया केरल ने। और आखिरी प्रश्न पूछा कि वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में कौन भारतीय घुड़सवार दूसरे स्थान पर आए? जय सबरवाल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं, सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।